इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का महत्व। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि खेतों से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए फसलों का किसान भाई जो है बहुत सी खादों का इस्तेमाल करें, और इसमें रासायनिक खाद जो है काफी इस्तेमाल करें, पर उनका जो है फसलों पे भी और जो धरती है, मिट्टी है, उसकी सेहत पे भी जो है थोड़ा उल्टा असर पड़ा है। और यहाँ तक कि जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मनुष्य, उनके ऊपर भी उसका उल्टा असर हो सका है। तो उससे बचने के लिए और खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है जैविक खेती, और उसमें वर्मी कंपोस्ट जो है वो इस्तेमाल करी जा सके है कि किस तरह से इसको तैयार करें, किस तरह से इसको इस्तेमाल करें और इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ साथ भाइयों करेंगे मनोरंजन, और साथ ही करेंगे खेतीबाड़ी से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहले आओ करें चर्चा जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट के महत्व पे। तो भाइयों, जैसा हम बात कर रहे थे कि बहुत सी खादों का इस्तेमाल किया जाए खेती में, पर इसके साथ साथ ये भी देखा जाए है कि खेती जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ और घरों में भी जब साफ सफाई कर रहे हैं, या गांवों में भी साफ सफाई कर रहे हैं, शहरों में भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ खेतों में भी जब फसल उठावा है तो बहुत से अवशेष बच जाए, और घरों वगैरह में से कूड़ा करकट वगैरह भी जो है गलियों में, सड़कों पर कूड़ादान वगैरह में डाल दिया जाए। तो इसी तरह से शहरों या ग्रामीण इलाकों में हर रोज जो है काफी मात्रा में कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ जो है वो निकले या फिर जला दिया जाए, जो समाज के लिए जो है बहुत सी समस्याएं पैदा करते हैं और वातावरण को दूषित करे। इसके अलावा कूड़े करकट से जो है कई तरह की बीमारियां भी फैल जाएं, जो उसको नहीं उठावेंगे समय पे या कहीं एक सिरे लगावेंगे उसको या दबावेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने बहुत से सुझाव समय समय पर दिए हैं, और कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी अहम भूमिका इसमें रहे, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जो कि वैज्ञानिकों के जरिए सुझाया गया है कि किस तरह से हम जो इसको व्यर्थ गए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कूड़ा करकट वगैरह जो है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, या फिर फसल अवशेष जो बच जाए उनको किस तरह से इस्तेमाल करें, या पशुओं का मलमूत्र जो है, गोबर वगैरह, उसको जो है किस तरह से उसका सदुपयोग किया जाए और इसके जरिए जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए। तो वर्मी कंपोस्ट जो है कई तरह के कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों से केचुआ के जरिए केचुआ खाद बनाने की एक तकनीक है, या दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह देंगे एक तरह से कि केचुआ खाद भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के ढेर में केचुआ डालने से अपशिष्ट पदार्थों की विघटन प्रक्रिया बहुत तेज हो जाए। इससे लगभग 3 से 4 महीने में जो है बहुत बढ़िया बेहतर खाद तैयार हो जाए, जो कि खेतों में इस्तेमाल करी जा सके, जिसमें पौधों के मुख्य तत्वों के अलावा विटामिन, एंजाइम, जीव प्रतिरक्षी और वृद्धि हार्मोन्स और कई तरह के दूसरे प्रोटीन भी उसमें मिलेंगे। केचुओं की विभिन्न प्रजातियों में APJ और केचुआ वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे बेहतर पाए गए हैं, क्योंकि ये उचित वातावरण में 10 से 32 डिग्री सेल्सियस पे जो है लगभग साल भर जो है ये क्रियाशील रहे, और इस तरह से ये जिन पदार्थों के साथ मिलेगा, जुड़ेगा, वहां पे उन पर क्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, उनको खाएगा, तो उसको जो है खाद में बदल देगा, और उस खाद को जो है फिर हम खेतों में इस्तेमाल कर सके हैं।
तो गड्ढे में केचुआ उत्पादन के दौरान जो है हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला तो यह है कि खड्डों में नमी का स्तर जो है 32 से 66% तक जो है वो बनाए रखें। तापमान 10 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। भोजन पदार्थ जो हैं और अर्धविघटित जो कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए और उपयुक्त वातावरण के लिए जो है खाद में केचुआ सम्मिश्रण को जो है 15 दिन के अंतराल पर हल्के हाथ से अपशिष्ट पदार्थों के ऊपर नीचे कर दें या यूं कह लो कि उसने उल्टी पलटी जो है उसकी समय समय पे करते रहें। इसके अलावा जो देखा जाए है आमतौर पर जमीन पर 2 प्रकार की वर्मी कंपोस्टिंग करी जा सके। एक तो यह है जमीन में खड्डे खोद के अपशिष्ट पदार्थों से केचुआ खाद बनाना और दूसरा जा जमीन पर ढेर बना के जो है केचुआ खाद बना दे। तो जहां तक खड्डा खोद के अपशिष्ट पदार्थ बनाने का सवाल है तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए खड्डे का उपयुक्त आकार 20 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट जो है गहरा होना चाहिए और सभी गड्ढे जो है एक स्थान पर एक ही कतार में बना दें, क्योंकि कई बार देखा जाए कि एक खड्डे में तो सारा जो है अपशिष्ट पदार्थ आनेगा नहीं या जितना भी है क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसलिए कई बार उनकी संख्या बढ़ानी पड़ जाए। जरूरत के अनुसार खड्डे का आकार या फिर यूं कह लो कि उसकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सके है। और जहां तक जमीन पर ढेर बना के केचुआ खाद तैयार करने का सवाल है तो खड्डे की जगह जमीन पर ढेर बना के भी केचुआ खाद बनाई जा सके। ढेर गुंबदाकार हो जिसमें कार्बनिक अपशिष्ट से बना के जो है केचुआ खाद बनाई जा सके है। ढेरों का सही आकार जो है 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा तक रखा जा सके। ढेर की लंबाई को कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके है, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह आमतौर पर 3 फीट और 2 फीट जो है सही रहेगी, बेहतर रहेगी। इसके अलावा जब ये देखा जाए, आपने देखा होगा कि घरों में भी जब पशुओं का मलमूत्र निकाले हैं उठाए हैं तो घरों में जहां भी आसपास जो है घर के कोई जगह खाली पड़ी है, कोई पंचायती जगह खाली पड़ी है, शामलात जगह खाली पड़ी है या किसी का अपना बड़ा है तो उसके कोने में एक तरफ जो है या खेत में भी जो देख ले हैं एक तरफ ले जाएं, रेडी बुग्गी पे ले जाएं तो वहां गिर दें, गोबर वगैरह उठावें और उधर ढेर लगाते जाएं, तो वो एक तरह से ढेर लगा के जो है कंपोस्ट तैयार हो रहा है। पर उसमें जो है वो तो बिना बेतरकीब तरीके से चल रहा है। इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि से करा जाए तो उसमें ये बेहतर रहेगा। और वर्मी कंपोस्ट के जहां तक पोषक गुणों की बात है तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 1.90%, फास्फोरस 2.05%, पोटाशियम 0.80% और जिसका पीएच मान 6.5 से 7 तक जो है देखा जाए। और मुख्य तत्वों के अलावा विटामिन, एंजाइम, जीव प्रतिरक्षी, वृद्धि हार्मोन्स और प्रोटीन भी इसमें काफी है। अब बात है कि इसको बनाने के दौरान थोड़ी सी बातों का और ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसी भी सड़ने और गलने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे के पत्ते, फल, सब्जियों के पत्ते और कृषि फसल के व्यर्थ अवशेष वगैरह, गोबर वगैरह को जो है सही विधि से केचुआ के जरिए वर्मी कंपोस्ट में बदला जा सका है और इसको बजाय कि इधर उधर फेंकने के सही बढ़िया तरीका है कि इसको वर्मी कंपोस्ट इसका बनाया जाए। और इसके साथ साथ पदार्थों में जब भी हम इनको तैयार कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी हानिकारक रसायन या ठोस पदार्थ जिस तरह पत्थर, पॉलीथीन वगैरह जो है इसके बीच में ना हो। सबसे पहले समतल स्थान पर सबसे नीचे 1 से 2 सेंटीमीटर साफ बालू की रेत बिछा लें और पहली परत में धान, गेहूं की पुराड़, केले के पत्ते वगैरह जो है वो उसके अंदर रखे जा सके हैं, नीचे बिछाए जा सके हैं या फिर और सब्जियों के छिलके वगैरह हैं तो उनको जो है इसके साथ लगभग 1 इंच मोटी तय जो है वो नीचे नीचे बिछा सके हैं और पानी का छिड़काव करके उसको तर जरूर कर दें। दूसरी परत में 6-7 दिन पुराना गोबर भूसे में मिलाकर डाल दो और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दो जिससे कि इसमें नमी बनी रहे। इसके बाद बात आ है तीसरी परत की। तो तीसरी परत में 500 से 1000 केचुए एक गली नाली में जो है बराबर भी छिड़क दे रहे हैं जो लाकर उसमें छोड़ दिए जा हैं जब हमने वो खड्डे पे परत बनाने लगे। चौथी परत में वर्मी कंपोस्ट कल्चर कटे फटे कूड़े करकट पौधों की पत्तों को मिलाकर 1 से 2 फुट परत बिछा दें। इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना भी जरूरी हो जाए और बेड को जूट या घास से ढक दो। इसके बाद पानी का छिड़काव हल्का हल्का करते रहें, थोड़ी सी उसमें नमी बरकरार रहे। केचुए धीरे धीरे प्रजननशील होकर अपनी संख्या बढ़ाएंगे और माध्यम में कंपोस्ट तैयार करेंगे और इसके साथ साथ इसी माध्यम से वो कंपोस्ट करेंगे तैयार। और एक बार
के बाद 1 महीने के बाद जो है बेड की अल्टी पल्टी जरूर कर दें, उसमें हाथ जरूर निकाल दें। और लगभग 1.5 महीने में जो है सही अवस्था और केंचुओं की संख्या में बढ़वार होने पर इस माध्यम से जो है वो कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको छान कर थैलियों या फिर बोरियों में भर कर आप उसको आगे अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ साथ कंपोस्ट बनाने के लिए जो उपयोगी केंचुआ जो आजा है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि 2 प्रजातियां आइसिनिया फिटिडा या फिर मुडलिस मुजीनिया जो है सबसे ज्यादा काम में लाई जा है। और जहां तक जब इनमें से दोनों से ही अच्छी खाद बन जाएगी तो वर्मी कंपोस्ट का जो है उसके फायदे भी काफी होंगे। सबसे बढ़िया तो यह है कि खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। ये नहीं है कि रासायनिक खादों में भी एक खाद में हमने इस्तेमाल किया, 2-1 महीने के बाद फिर असर कम हो गया, फिर दूसरा कट्टा गिर दिया, फिर कम हो गया, 15-20 दिन के बाद फिर आगे कट्टा गिर दिया। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो है एक लंबे समय तक जो है तासीर इसकी खेत में बनी रहे और खेत की संरचना में सुधार होगा, मिट्टी की संरचना में सुधार होगा, जिससे ऊसर भूमि को सुधारने में मदद मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़े। फल फूल सब्जियों और बागवानी में इसका इस्तेमाल बहुत लाभदायक रहे। और इसी तरह से केंचुआ खाद, बनी हुई खाद जो है प्रदूषण रहित भी रहेगी, क्योंकि प्रदूषण नहीं होने का क्यों सीधा आप जाने हैं कि केंचुए की खाद बनी हुई है तो वो एक कंपोस्ट के रूप में मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिल रही है, जो लंबे समय तक अपना असर दिखाएगी। रासायनिक खादें जो डालेंगे आप, उनके जो रासायनिक तत्व हैं वो पौधों के अंदर भी जाएंगे और वो जो है फिर कहते हैं कि भी आजकल जो भी चीज है, हर चीज पे तो जो है कीटनाशक हैं या रासायनिक खाद हैं या फिर जो कहते हैं यूरिया है, फास्फोरस है, कुछ भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उसका जो है स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। तो इसलिए जरूरी हो जाए कि हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें और फसलों को जो है अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है इसका बेहतर इस्तेमाल समय समय पर करते रहें। और एक बात का और फायदा बड़ा भारी दिखा है इसमें, और वो है वर्मी कंपोस्ट जड़ों के विकास के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहा है। यानी कि जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे धरती नरम होगी और अच्छी उत्पादन शक्ति जो है बढ़ेगी उसकी, और पौधों की जड़ें जो है वो तेजी से विस्तार इसके अंदर अपना करेंगी। और जब तेजी से विस्तार करेंगी तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर इसका कोई कुप्रभाव होने का ही नहीं और फसलें अपनी अच्छी बढ़वार करेंगी और किसान भाई जो है उससे अच्छा फायदा उठा सकेंगे। तो भाइयों, यह तो करिए हमने चर्चा जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट के महत्व पे, और अब करेंगे मनोरंजन पर इस संदेश के बाद। अखबार, टीवी, रेडियो, जिसे देखो वही ये कह रहा है कि पराली न जलाओ, क्योंकि यही सही है मेरे भाई, पराली को जलाने से प्रदूषण होता है। बात तो सही है, पर इस पराली का निपटारा होगा कैसे? अगली फसल की बुआई भी तो समय से करनी है। रामपाल भाई, हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य सरकार इस साल भी 335 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा करेगी, जिसके चलते फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी सभी किसानों तक पहुँच पाएगी। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने उठाए हैं पराली प्रबंधन से जुड़े बड़े कदम। हरियाणा में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान भाई सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किराए पर कृषि यंत्र लेकर पराली का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। इससे जुड़े किसानों के हर सवाल के जवाब के लिए बनाई गई है टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2117। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा किसान के हित में जारी। शोभा जब निराड़ी तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरी साड़ियाड़ी, सुथरी साड़ियाड़ी आँखा में चोटा साला क्या शोभा जब निराड़ी तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरी साड़ियाड़ी, सुथरी साड़ियाड़ी।
बंद हो जाकर खुले कर्म की पेटी। जिसी बना दी शान राम ने मूल नहीं जमेती। साड़ी पे तू आशिक हो गया तार करे सहेती। शिश बदनी से नाम बहू का व राजपूत की बेटी। शिश बदनी से नाम बहू का राजपूत की बेटी। इस साड़ी पे अच्छा पड़नी ठीक नहीं तेरी छाड़ी। सतरे साड़ी यारी आख्या में चोंदा साला क्या शोभा जगन रानी। तेरे बेचे की लगे बोरिया सतरे साड़ी यारी सतरे साड़ी यारी। लेकिन जयमल का चाचा तो अपने मन की दुर्भावना का शिकार हो चुका था। तो जयमल से कहता है कि जयमल अब तो मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब मेरी शादी इस सुंदर साड़ी वाली तेरी पत्नी की छोटी बहन से होगी। और जयमल का चाचा जयमल से ये क्या कहने लगा। साड़ी ना मेरा हर काम कुटम के खोगी। कितनी सुथरी साड़ी से किसी बंधन यारी होगी। साड़ी यारी की बहन गजब की मेरे चिकने मोहगी। कह तो उसे क्या होगा न किस्मत पड़ के सोगी। किस्मत पड़ के सोगी गोरा बन के लू खुशबोई खिली चंपे की डाली। सतरे साड़ी यारी आख्या में चोंदा साला क्या शोभा जगन रानी। तेरे बेटे की लगे बोरिया सतरे साड़ी यारी सतरे साड़ी यारी। लेकिन जयमल समझाता है अपने चाचा को कि चाचा ये बातें तो तेरी मान मर्यादा शान शौकत और इज्जत आबरू के लायक नहीं है। और जयमल अपने चाचा को कैसे समझाता है। एक बात का जान रख मत झूले पाप झूले में। इसके ब्याह करे बाबे चाचा पर खमी ब्याज मोड़े में। राजपूत की बेटी से कदे चल जा खता भूले में। राजपूतों के पट्टा लगे इज्जत मिले धूले में। राजपूतों के बट्टा लगे इज्जत मिले धूले में। साड़ी यारी की बहन नहीं उसे नाग समझिए काली। सतरी साड़ी यारी आख्या में चोंदा साला क्या शोभा जगन रानी। तेरे चेती लगे बोलिया सतरी साड़ी यारी सतरी साड़ी यारी। लेकिन जयमल का चाचा मालदे तो बुरे ख्यालों में डूब ही चुका था। जयमल के समझाने का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और अपनी जिद पर डटा हुआ क्या कहता है। लक्ष्मी चंद
बजते ने हाथ फेरी मने डरावे मत ना जमल बात सुनू न तेरी इसकी बहर से ब्याह करवा देना होनी चाहिए देरी किस बदनी मेरा करेगी आरता साड़ी बनके मेरी साड़ी बनके मेरी जब तेरी दावत की मूंगा जाए बात नहीं जटागी दूसरे साड़ी वाली आजा मैं चोंदा साला जा सुबाया जब निराली तेरे देखी लगे बोलिया दूसरे साड़ी वाली दूसरे साड़ी वाली आंख्या में चौंदा सा लग गया या तो सुनी किसान भाइयों ने रागनी। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहां तक आज के मौसम का सवाल है, आज अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 13 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आसमान साफ रहा। कल जो है अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल और दूसरा चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे। और भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत राया की उन्नत किस्में और बिजाई में सावधानियों पर। तो किसान भाइयों जैसा आप जाने हैं कि तिलहनी फसलों का जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम स्थान है और विशेष योगदान है, क्योंकि तिलहनी फसलों में जो है जो हमारी तिलहनी या तेल की खपत है, जो खाद्य तेल की जरूरत है पूरी, वो तिलहनी फसलों के जरिए हुआ है। इसमें सरसों आ गया, तारा मीरा है, राया वगैरह है, या सरसों समूह की फसलों का जो है मूंगफली के बाद उत्पादन में जो है बहुत ज्यादा अहम स्थान है। और पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि सरसों समूह की जो फसलें हैं उनको लगाने में भी जो है किसान भाई अपनी रुचि दिखावे हैं और इसके उत्पादन में बढ़वार हो रही है। और इसके साथ साथ जो औसत उत्पादन है देश में वो भी जो है अच्छे अव्वल स्थान पर बने हुआ है। और हमारे हरियाणा में भी लगभग 5 से 5.5 लाख हेक्टेयर इलाकों में जो है इन फसलों की खेती करी जा है। और इन फसलों की खेती ज्यादातर जो है असिंचित और कम जमीन वाली जो उपजाऊ शक्ति वाली जमीन है या थोड़ी कमजोर हल्की जमीन है उसमें भी इसकी खेती करी जा सके है, जहां सिंचाई के संसाधन सीमित हैं। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा यो भी हो जाए कि इसमें जो है दूसरे फसलों की अपेक्षा जो है कृषि क्रियाएं थोड़ा कम रहे, खरपतवार वगैरह नियंत्रण एक आध बार हो गया तो ठीक है, या ज्यादा देर तक जो है इसमें इतना ध्यान जो है लगाने की जरूरत नहीं समझते किसान भाई। थोड़ा ये है कि चलो भाई एक बार बीज बो दिया रही है तो कुदरती तौर पे जो अपनी बढ़वार कर देंगे और बरसात हल्की फुल्की होगी उससे भी काम चल जाएगा। पर इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो अच्छी पैदावार लेनी है तो बहुत से किसान भाई इस पर पूरा ध्यान दे हैं जिस तरह के दूसरी किस्मों पर दे रहे हैं। तो इसीलिए जहां तक राया की बिजाई का सवाल है तो इसकी उन्नत किस्में जो मानी जाए वो है RH 0749 यह किस्म राया की एक जो है नई किस्म मानी जाए। और यो जो है लगभग पिछले 7-8 साल से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के इलाकों में और जहां सिंचित इलाके हैं वहां भी जो है इसकी बिजाई करी जा रही है और 145 से 48 दिन में तैयार हो जाए। इस किस्म की फलियां लंबी और मोटी हैं और दाने का आकार भी बड़ा है और इसमें तेल की मात्रा 39 से 40% तक है और इसकी औसत पैदावार 10 से 11.5 क्विंटल प्रति किले तक मिल जाए। इसी तरह एक और किस्म है RH 8812 जो लक्ष्मी के नाम से भी जानी जा है। किस्म ज्यादा उर्वरक शक्ति वाली और सिंचित जो जमीन है उसमें जो इसकी बिजाई करेंगे तो उससे किसान भाइयों ने अच्छी खासी बहुत बढ़िया पैदावार मिलेगी। और इस किस्म के बीज जो है दरमियाने आकार के काले भूरे रंग के होंगे। इसमें तेल की मात्रा 40% है और यह किस्म 142 दिन में पककर तैयार हो जाए 9 से 10 क्विंटल प्रति किले तक जो है औसत पैदावार देते हैं। इसी तरह से एक और किस्म है वह है RH 9304
जो कि वसुंधरा के नाम से भी जानी जा है और ज्यादा उत्पादन के लिए प्रति जो है सहनशील है। इसके पौधे दरमियाने आकार के, भरपूर टहनियों वाले, पत्ते गहरे कटाव वाले हैं और इस किस्म की फलियां मध्यम आकार की हैं और यह किस्म 140 से 142 दिन में पककर 9.5 से 10.5 क्विंटल प्रति किले तक औसत पैदावार देती है। इसके दाने मोटे भूरे काले रंग के हैं और दानों में तेल की मात्रा जो है 40% तक मिल जाए। इसी तरह एक और किस्म है RH30। यह किस्म जो है सारे हरियाणा में जो है बरानी और सिंचित दोनों इलाकों के लिए जो है बेहतर मानी जा है। पछेती बिजाई मिलवा खेती के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके पौधे दरमियाने ऊंचाई के, पत्तियां तिकोने गहरे रंग हरे वाली और गहरे कटाव वाली दिखाई देंगी। इसके दाने बड़े और भूरे रंग के जो है दिखाई देंगे और दानों में तेल की मात्रा 40% है। 135 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाए। 8 से 9 क्विंटल प्रति किले तक औसत पैदावार मिला है। RH8113 एक बहुत बढ़िया किस्म मानी जा है और इसके जहां तक विशेषताओं की बात करें तो इसमें अल्टरनेरिया या सफेद रतुआ, डाउनी मिल्ड्यू की मध्यम प्रतिरोधी जो मानी जा है और सिंचित इलाकों में बेहतर है। 145 से 148 दिनों में पक के तैयार हो जाए। लंबी बढ़ने वाली और घनी शाखाओं वाली किस्म है जिसके नीचे के पत्ते चौड़े, धारियां लंबी और मध्यम सिरा जो है वो चौड़ा है बीच में से और इसके बीज जो है मध्यम आकार के, गहरे भूरे रंग के हैं और जिनके तेल की मात्रा 40% तक है और औसत पैदावार 9 से 10 क्विंटल प्रति किले तक जो है मिल जाए। इसी तरह से एक और किस्म है RH781 जो कि यह किस्म पाड़े के प्रति सहनशील है और सूखे और लवणीय क्षारीय इलाकों के लिए भी बेहतर है। 145 से 146 दिन का समय ले है। दरमियानी ऊंचाई की, अच्छा फूट करेगी, दरमियाने आकार के दाने हैं, तेल का अंश 40%, 7 से 8 क्विंटल तक जो है पैदावार इससे मिल जाए। और जहां तक इसकी बिजाई में बीज की मात्रा का सवाल है इनकी तो 2 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बीज डालें। 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का फासला रखें। 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधा फासला रखें। इसकी बिजाई पूरी कर सकें। जो भाई इसकी बिजाई करना चाहें ज्यादा पछेत न करें और समय पर बिजाई पूरी कर लें। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, जिसे फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम। मिलेंगे कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत में हिंदी में समाचारों के बाद।